अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के पेरिस ओलंपिक्स स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने क्वालिफिकेशन राउंड के ग्रुप बी से फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 86.59 मीटर की सीजन बेस्ट थ्रो की। अरशद नदीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 84 मीटर से लंबी थ्रो करके मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पहली बार में ही 89.34 मीटर की थ्रो फेंकी और जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। इस पर तफसीली बात आगे चल के जरूर करेंगे। दूसरी जानिब पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका और चीन के दरमियान नंबर 1 होने की दौड़ जारी है। दोनों ममालिक में पॉइंट्स टेबल पर अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए कौन कामयाब होगा ये वक्त बताएगा। दूसरी जानिब दोनों ममालिक के खिलाड़ियों ने तन मन की बाजी लगा दी है। मेडल्स की मजमूई तादाद के हिसाब से अमेरिका सबसे आगे है। स्वीडन के एथलीट ने मेंस पोल वॉल्ट में नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। और आज हॉकी में भारत सेमीफाइनल में जर्मनी का मुकाबला करेगा। 9 अगस्त को फुटबॉल में मेजबान फ्रांस और यूरोपियन चैंपियन स्पेन मध्य मुकाबले होंगे। स्पेन इज लुकिंग रियली नाइस नाउडेज। रेफ्यूजी टीम की एथलीट ने बॉक्सिंग में कांसी के तमगे के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और उधर हमें ज्वाइन किया हुआ पाकिस्तान में जैवलिन थ्रो के नेशनल चैंपियन मोहम्मद यासिर ने भी। सबसे पहले तो आप सबको जेंटलमैन जो हमारे साथ हैं और जितने भी पाकिस्तानी स्पोर्टिंग फैंस हमें देख रहे हैं आप सबको मुबारकबाद कि अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फैजान, बड़ा मार्का है पाकिस्तान के लिए ये, बिकॉज एक ही एथलीट से हमें कुछ सीरियस एक्सपेक्टेशंस थी। हम अपने शूटर से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन सबकी निगाहें अरशद नदीम पर थीं। बिल्कुल। और इमेजिन करें जिस प्रेशर को भी एनकाउंटर कर रहा होगा अरशद नदीम। 24 करोड़ अवाम की तवक्कुआत एक ही शख्स से वाबस्ता है इस ओलंपिक्स में। सीरियस तवक्कुआत जिस शख्स से वाबस्ता है और जिसके पास हमारी कौम की दुआओं के सिवा शायद वो कुछ नहीं जो दीगर एथलीट जिसे वो मुकाबला कर रहा है उनके पास मौजूद है। और उसके बावजूद अरशद नदीम इन सारी चीज़ों को कैरी करते हुए अपना सफ़र जारी रखे हुए फोकस्ड। और जिस तरीके से वो आए और पहली अटैम्प्ट में ही जो थ्रो की जिन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन कंफर्म कर दी, इनको उन्होंने क्वालिफिकेशन अपनी पक्की कर ली जिस थ्रो के साथ। उस थ्रो में जो उनका कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे को ज़रा अगर आप देखें तो लग रहा था कि इस बार अरशद नदीम तारीख रकम करने जा रहे। यकीनी तौर पे बैक टू बैक दूसरा फाइनल ओलंपिक्स में खेल रहे हैं अरशद नदीम। पिछली बार टोक्यो में वो 5वें नंबर पर रहे थे और वहीं से कौम को पता चलना शुरू हुआ था कि अरशद नदीम क्या है। और फिर बातें होने लगी थी कि अरशद नदीम को फैसिलिटीज़ दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए। पिछले एक साल थोड़े से इंजरी की वजह से वो आउट रहे, बट जिस तरह डायमंड लीग में अरशद नदीम का कमबैक हुआ और फिर अब पेरिस में आते ही उन्होंने जो 86 मीटर की थ्रो की है, आई हैव वेरी सीरियस होप्स के 8 तारीख की रात अरशद नदीम हिस्ट्री करने जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक तरफ देख रहा हूँ आती कि अगर वो फिट हैं तो उनका पर्सनल बेस्ट 90.18 मीटर्स है जो कि नीरज चोपड़ा से भी ज़्यादा है। और अभी भी उन्होंने 89 मीटर्स की जो थ्रो की है। अगर अरशद नदीम अपना करियर बेस्ट पुल ऑफ कर लेते हैं, अगर फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं एंड ही इज़ फीलिंग गुड, वी कैन एक्सपेक्ट अ मेडल फ्रॉम हिम फॉर श्योर। बिल्कुल। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम बनाया था और पहले साउथ एशियन अब तक हैं जो 90 प्लस जो हैं वो थ्रो कर चुके हैं। अरशद नदीम के पास ये एजाज़ हासिल है। और अरशद नदीम जिस तरह आज पहले थ्रो के अंदर मुकम्मल फिट नज़र आए और जिस रिदम के अंदर नज़र आए, तो उम्मीद तो है कि फ़ाइनल के अंदर यकीनी तौर पर मेडल जो है वो पाकिस्तान के हाथ में होगा। और फिर अरशद नदीम ने मेहनत भी बहुत की। इस बार जो है अरशद नदीम को फैसिलिटेट भी किया गया। ऐसा नहीं कि ठीक है माजी में जो है अरशद नदीम के साथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो अरशद नदीम के साथ फिजियो भी गए हैं, डॉक्टर भी गए हैं, उनके कोच भी गए हैं, जो कि एक रिक्वायर्ड उनकी थी और उनको दी गई। हाँ, बाकी थोड़े बहुत और मसले मसाइल थे, जैसे इंजरी के मसाइल थे, उनसे निजात हासिल की। डायमंड लीग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अब जो है उन्होंने जिस तरीके से थ्रो किया है तो एक उम्मीद रोशन हो गई है पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के मेडल की। राइट, बहुत सारी बातें अभी हमें करनी है। मोहम्मद यासिर को भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, नेशनल चैंपियन भी हैं जैवलिन डिसिप्लिन में, और आगे चल के इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में हम इनको भी एज अ सीरियस कंटेंडर देखेंगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स भी हो। यासिर, गेम क्या है? एक तो फिटनेस का गेम तो है, साथ साथ अतीक ने और फैजान ने भी बात की कि रिदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है एक एथलीट को फाइनल्स में ख़ास तौर पे कम्पीट करने से पहले? बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं ये कहूँगा कि आपको प्रेशर हैंडल करना है जो फाइनल का होता है ओलंपिक्स का। जो अच्छा प्रेशर हैंडल करेगा उस दिन वही ज़्यादा वो अच्छी थ्रो करेगा, डेफिनेटली वो मेडल जीतेगा। क्योंकि क्वालिफिकेशन में इतना आपको वो प्रेशर नहीं होता हारने जीतने का। आपको ये होता है कि बस क्वालिफाई मार्क जो है उसको अबूर करना है।
और वो तो डेफिनेटली ये अच्छे प्लेयर्स हैं सारे, जो 4-5 ने किया है अच्छे, जो टॉप लिस्ट हैं जो, तो सबने अच्छा किया। लेकिन फाइनल में एक ही चीज़ मैटर करेगी कि कौन प्रेशर अच्छा हैंडल करता है और फिर प्रेशर के साथ कौन अच्छा परफॉर्म करता है। फैज़ान और अतीक, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, आप दोनों कम्युनिकेशन में भी रहते हैं अरशद नदीम के साथ, और आपकी बातचीत भी होती आई है, इवन जब ओलंपिक्स पिछले साल हुए थे उसके बाद से आप दोनों भी कम्युनिकेशन में रहे हैं। कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो प्रेशर में थ्राइव करते हैं, उनके लिए प्रेशर नेगेटिविटी का बायस नहीं बनता, उनको मजीद पॉजिटिव बना देता है। इज अरशद नदीम समवन लाइक दैट? फैज़ान, देखिए, एक प्रेशर तो अपनी जगह मौजूद होता है और अरशद नदीम ने इससे पहले प्रेशर की सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह यासिर बात कर रहे थे ना कि प्रेशर हैंडल करना बहुत अहम है, और यहाँ पे रोल आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का, जो अगर अरशद के साथ होते या कोई ऐसा बंदा टीम के साथ मौजूद होता जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझता है, वो उसका रोल यहाँ पे बहुत अहम होता है। अरशद के स्किल्स पर, उसकी कैपेबिलिटी पर किसी को सवाल नहीं है, और आई होप कि वो फाइनल के प्रेशर को भी, क्योंकि जिस तरह एक वाहिद अरशद नदीम है जिसमें 24 करोड़ अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, और ये 24 करोड़ अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने का प्रेशर है ना, वो किसी भी ओकेशन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाता है। और एक ओलंपिक के फाइनल का अपना प्रेशर, फिर पीछे कौम की पूरी नज़रें एक बंदे पर, उसको क्योंकि पता है कि अगर कुछ करना है तो मैंने ही करना है, तो इसका प्रेशर अलग। ऐसे में शायद एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इसके साथ होता तो वो कहीं कहीं हेल्प करता। बट अगेन, अब जो हुआ सो हुआ। अब तक जितनी तैयारियां हमने की, हम सब की दुआएं अरशद के साथ है, और उम्मीद है कि अरशद इस प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। माजी में उन्होंने इस प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में वो आए या इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब वो खेले। तो मुझे उम्मीद है कि अरशद नदीम, और बहुत ज़्यादा संजीदा उम्मीदें हैं कि अरशद नदीम कुछ 8 तारीख की रात करने जाएंगे। एक बात का एडवांटेज तो अतीक का होगा अरशद नदीम के पास कि उनको एक्सपीरियंस ज़रूर है। उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ इवेंट्स जो साल साल होते रहते हैं, सिर्फ ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम से हट के भी, जब एक एथलीट कम्पीट करता है और अच्छे लेवल पर कम्पीट करता है, उसको अंदाज़ा होता है कि दीगर एथलीट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है। ये एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रेशर में कमी लाता है। दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप प्रेशर की बात देखें तो जो क्वालिफिकेशन राउंड हुए उसमें अरशद नंबर 4 के ऊपर है। Absolutely. असल प्रेशर जो है ये क्वालिफिकेशन राउंड में भी देखा जाता है। जैसे नीरज ने पहले टाइम मारा 89 प्लस वो कर गए, तो इस तरीके से जो अरशद नदीम आए वो 4थे नंबर पर आए। वो दूसरे एथलीट को भी देख रहे हैं अरशद नदीम। तो ये 2 दिन जो हैं अरशद नदीम के बड़े अहम होंगे, क्योंकि उन्होंने सब एथलीट को देख भी लिया है कि वो कितने तैयारी के साथ आए, मेरी तैयारी कितनी हुई है और मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो ये 2 दिन जो होंगे अरशद नदीम में, यहाँ पर सिर्फ उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उनकी मेंटल ट्रेनिंग, उनको रिलैक्स देना कि, और वो जिस तरह नीरज चोपड़ा उनके सामने है और दीगर और जो युगांडा के उन्होंने 88 प्लस मारा, वो भी बहुत काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में रख के अरशद नदीम को, लेकिन जब अरशद नदीम ट्रैक पर आएँ तो फिर ये सब प्रेशर भूल जाएं, बस जेवलिन लें और अपनी पूरी कोशिश करें। ये जितना प्रेशर अगर अरशद नदीम लेंगे कि नीरज मेरे सामने है और मुझे गोल्ड जीतना है, तो मुश्किल हो जाएगा। अपनी पर्सनल बेस्ट और अपना फोकस होके करें तो यकीनी तौर पर दूर नहीं है अरशद नदीम से मेडल बहुत ज़्यादा। ये जो पूरा मामला है यासिर, क्वालिफायर्स में जितने भी एथलीट्स शिरकत कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर करियर बेहतर मारा हुआ है उन्होंने, तो क्वालिफायर्स में 100% कोई भी एथलीट कोशिश करता है कि ना दे कि कोई स्प्रेन ना हो जाए या कोई इंजरी ना हो जाए। तो यकीनी तौर पर अभी जो टाइम्स आए हैं, चाहे वो अरशद नदीम के हों जो नंबर 4 पे हैं, या उससे पहले 3 एथलीट्स के हों, या दीगर जो एथलीट्स क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं, ये टेंटेटिव टाइम्स ही हैं। फाइनल्स में आपको अलग टाइम्स और अलग डिस्टेंसेस नजर आएंगे। डिस्टेंसेस नजर आएंगे, मैं टाइम का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल जी। फाइनल में सारी चीजें बड़ी डिफरेंट होंगी, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उधर का वो एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जिम्मेदारी बड़ी होती है। फाइनल में जाते हो तब सारे लोगों का प्रेशर होता है कि आपने मेडल जीतना है, ये बड़ी चीज होती है। और दूसरा ये कि उधर सारे बंदे अपनी अपनी प्रिपरेशन से ही आएंगे। जैसा आपने कहा कि नीरज ने 89 की, दूसरे ने 88, तो डेफिनेटली वो ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने एक थ्रो में इतनी अच्छा डिस्टेंस जो हासिल कर लिया है। अरशद ने भी बड़ा राइट। मोहम्मद यासिर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा उनसे रब्ता कर सकें और उनकी राय प्रोग्राम में शामिल कर सकें। वी विश अरशद नदीम द बेस्ट ऑफ लक।
जी फैजान। सॉरी आपको कट ऑफ करो, बट यहाँ पे एक और चीज भी साइकोलॉजिकली भी अक्सर कुछ एथलीट्स होते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड में अपना बेस्ट नहीं देते, बताते हैं कि वो व्हाट दे हैव गॉट, ताकि अपोनेंट को लगे कि यार ये 86 मार। ये भी माइंड गेम्स है फैजान, ये भी माइंड गेम्स है। माइंड गेम हो सकता है कि आप एक तो अपनी पूरी एनर्जी को कंज्यूम ना करें, अपना बेस्ट एंड के लिए बचा के रखें। आपने आमतौर पर जेवलिन थ्रो में देखा भी होगा, जब एथलीट्स आते हैं, जब फाइनल कंपटीशन होते हैं जिसमें 5-5 थ्रोज होती हैं, तो पहली थ्रो 70s या इनिशियल 80s की होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले अपनी थ्रोज अपनी बेस्ट आखिर के लिए बचा के रखते हैं। तो यही चीज हो सकता है अरशद के जहन में भी हो कि अपनी बेस्ट मैं एंड के लिए बचा के रखूं। यहाँ उनको पता था जहन में कि 84 मीटर करना है, 83 मीटर जहन में रख के उन्होंने अपना थ्रो किया। इट्स वाइज यासिर, सॉरी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया आपसे। इट्स वाइज कि आप क्वालिफिकेशन राउंड में एटलीस्ट थोड़ा सा जो माइंड गेम जिसका फैजान जिक्र कर रहे हैं उनको भी मद्देनजर रखें। कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही राउंड में ज़बरदस्त तगड़ी थ्रो करते हैं ताकि और ज़्यादा प्रेशर में ला सकें अपने हरीफों को। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बंदा क्वालिफाई में ये सोचता है कि अपना 100% ना दे। उसमें सबसे ज्यादा कोशिश प्लेयर्स की यही होती है कि वो एक थ्रो में अपना 100% दे, दूसरी थ्रो ना करनी पड़े। जो मेन चीज ये होती है, क्योंकि आप अगर 100% थ्रो नहीं करोगे तो आप डिस्टेंस इतना नहीं हासिल कर सकते। 84 है तो 84 ऐसे ही नहीं होती बिना पूरी एफर्ट के, तो उसमें आपको पूरा 100% देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप एक थ्रो में कर जाते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस इससे बड़ा बिल्ड होता है। और जैसे अरशद ने अभी सीजन बेस्ट किए, 1 साल के बाद इंजरी के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है पहली थ्रो से ही, तो ये बड़ी चीज उनके लिए मैटर करेगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है और डेफिनेटली इन फाइनल वो फिर ज्यादा अच्छा इससे एक्सपेक्ट भी करेंगे और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि इससे काफी कॉन्फिडेंस आएगा उनको। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा जिम्मेदारी को अपने पे ज्यादा हैवी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी सारी आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे हैं, तो ये चीजों को निकाल के आप ग्राउंड में उतरे तो वो ज्यादा चीज बेहतर होगी प्लेयर के लिए। यासिर, आप अभी अगर होते तो आप क्या अगर एडवाइस करते अरशद को कि वो इतना ज़्यादा मीडिया को ना देखे, सोशल मीडिया को ना देखे, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रेशर बन जाता है कि यार मैं फाइनल में पहुंच गया, सब मुबारकबाद दे रहे हैं और गुड लक कर रहे हैं, एक प्रेशर बनता है। आप अगर हो इस वक्त तो अरशद नदीम को क्या सजेस्ट करेंगे? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट यासिर कि ये सारी चीजें हमारे लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी जो एथलीट्स हैं उनके लिए डिफाइंड हैं ये सारी चीजें। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा मतलब कम से कम जो कनेक्शन है लोगों से कम करें, क्योंकि हर बंदा यही चाहेगा कि अरशद से बात हो, उसे हम ऐसा बोला, लेकिन उसे चाहिए कि वो सिर्फ फोकस्ड रहे, बस जो अपने कोच से डिस्कस करें चीज़ें, जो भी उनके डॉक्टर साहब साथ उनसे डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस पर कंसंट्रेशन करें, मीडिया को थोड़ा छोड़ दें। जैसे कि अभी यही बात पहले भी मेरी किसी से हो रही थी कि नीरज चोपड़ा, वो अभी तक उन्होंने एक पोस्ट भी नहीं लगाई पूरे जब से वो ओलंपिक्स में गए हैं, तो खुद से जो उन्होंने एक वो भी नहीं किया कि मतलब अभी हो सकता है क्वालिफाई के बाद भी वो ना लगाएं, फाइनल के बाद डायरेक्ट जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद वो लगाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ फोकस रहने चाहिए हो। और दूसरा ये कि आपको अगर आप ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो लोगों को बातें मिल जाती हैं करने को, ये इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो बस अपने गेम पर फोकस करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्मीद है कि मेडल लाएंगे वो इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है मेडल लाएंगे। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें ये आवाम को होती हैं। हमारे साथ एक नेशनल चैंपियन है और 2 एक्सपर्ट्स हैं, तो हम आपसे उम्मीदों की बात नहीं करेंगे, आपसे हम एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। यासिर, मेडल जीत रहे हैं एक तो अरशद नदीम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, फैजान और अतीक से भी पूछूंगा, और मेडल जीत रहे हैं तो कौन सा? जी बिल्कुल जी, जैसे एक बात हुई थी, उनका स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मेन चीज वही है कि अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर 90 को वो टच करते हैं तो 90 पे गोल्ड होगा, कोई भी हो। फैजान, इज इट राइट टू एक्सपेक्ट दैट इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और या हमें एक्सपेक्टेशन अच्छी रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल तवक्को रखनी चाहिए। देखें, एक बूस्ट मिलता है पूरी कौम को। अगले 2 दिन पूरी कौम एक यूनिफाइंग जगह पे आके एक बिल्कुल बूस्ट मिला है। आज जो अरशद की थ्रो से कौम को बूस्ट मिला है, अगले 2 रोज तक हर कोई अरशद के लिए दुआएं भी कर रहा होगा और हर किसी की नजरें अरशद पे भी होगी, क्योंकि अरशद को डिस्कनेक्ट करना अपनी जगह जरूरी है। और हमें उम्मीद लगानी चाहिए अरशद से अच्छा मेडल लाने की, क्योंकि अरशद अगर मेडल लेके आते हैं और इंशाल्लाह वो लेकर आए। एनी प्रेडिक्शन फ्रॉम यू? आई थिंक गोल्ड या सिल्वर डेफिनेटली अरशद करेगा, मुझे बहुत उम्मीद है उससे। अगर जिस तरह यासिर ने बात की कि अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट लेते तो गोल्ड भी कर सकते हैं, और ये दानिश पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा अगर मेडल लेके आते हैं। एब्सोल्युटली। अतीक, आपकी प्रेडिक्शन? देखें,
ख्वाहिश तो गोल्ड की होती है, लेकिन मुझे लगता है नीरज भी जिस तरह फॉर्म के अंदर है, जैसे पहले कहा जा रहा था कि नीरज भी शायद इंजरी का शिकार है, लेकिन आज नीरज भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। सिल्वर तो कहीं नहीं गया। राइट जी, हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे नेशनल चैंपियन की राय आपने सुनी। वील टेक अ ब्रेक किया, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर स्पोर्ट्स पर और मेडल्स टेबल पर नजर डालेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो पेरिस ओलंपिक स्पेशल। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आई एम श्योर अगर आप स्पोर्टिंग फ़ैन हैं तो आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। टाइमिंग की फ़िक्र किए बगैर आप ये सारे इवेंट्स को फॉलो कर रहे होंगे। चाहे आपने वो इवेंट या वो डिसिप्लिन खेला हो या ना खेला हो, आप इन्जॉय ज़रूर कर रहे होंगे। आई एम श्योर फैज़ान एंड अतीक कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम श्योर इवन यासिर कैन। यासिर, हम अभी ऑफ दी एयर ये बात कर रहे थे कि अभी अरशद नदीम हैं, आगे चल के आप आ रहे हैं पाकिस्तान में एथलेटिक्स में, ख़ासतौर पे जैवलिन के डिसिप्लिन में, और कितना टैलेंट हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, टैलेंट तो पहले भी बहुत ज़्यादा था, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन यह है कि अरशद ने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि लोगों को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में ये टैलेंट है। दूसरी बात यह कि बस अब ये चाहिए कि हमें अरशद के साथ बाकी लोगों को भी आगे प्रमोट करें, इस चीज़ को हम आगे से आगे लेके चलें। ये ना हो कि अरशद के बाद पता ही ना चले फिर जैवलिन कहाँ चला गया है। तो ये चीज़ अक्सर हमारे पाकिस्तान में होती है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मैं भी अपनी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में इंशाल्लाह मैं अपना फुल कोशिश करके जाऊँगा डेफिनेटली। और दूसरा ये कि मुझसे पीछे भी काफ़ी जूनियर्स हैं लड़के, जो अभी बड़ा एक हमारे पाकिस्तान में ये एक लोगों को पहचान हो गई है जैवलिन की। सारे लोग कर रहे हैं जैवलिन को, लोग पसंद भी करते हैं। और डेफिनेटली इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपका अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा तो ये लोगों के लिए बड़ी एक इंस्पायरेशन है। तो सर ये तो बड़ा एक काम हो गया है, अरशद की वजह से पहचान मिल गई है जैवलिन को, और डेफिनेटली बड़े लोग अब तो इसको फॉलो कर रहे हैं। फैज़ान और अतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप दोनों ही इस बारे में बात करें कि इस किस्म के रोल मॉडल्स ना बेहद ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ ये पूरी जनरेशन्स को इंस्पायर कर जाते हैं। सिर्फ एक दफ़ा मंजर आम पर आकर आप देखें, अरशद नदीम ने जब कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था तो हर किसी ने अरशद नदीम की बात करना शुरू कर दी थी। एटलीस्ट लोगों ने सोचना शुरू किया था कि जी इस चीज़ में भी पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। यंग लड़कों को इंस्पायर किया होगा। यासिर भी उसके बाद हमें नज़र आना शुरू हुए। नेशनल गेम्स पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने लाइव दिखाए, उसको भी बड़े लोगों ने फॉलो किया। ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। बिल्कुल, दानिश एक रोल मॉडल तो है और एक इंस्पायर किया है अरशद नदीम ने पूरी एक जनरेशन को। जिस तरह यासिर ने भी बात की कि अरशद नदीम की वजह से लोगों को जैवलिन थ्रो का पता चला, लोग इसके बारे में बात करने लगे, लोग इसको फॉलो करने लगे। और अब लोग लिटरली आप सोशल मीडिया देखें तो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, अरशद नदीम का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। एंड दैट्स अ विन। आई मीन ये एक विन विन सिचुएशन है। आप इससे पहले पाकिस्तान के बिलबोर्ड्स पे सिर्फ क्रिकेटर्स हुआ करते थे। अरशद नदीम ने इस बैरियर को भी तोड़ा है और अरशद नदीम को अब धीरे धीरे कमर्शियल्स भी मिलने लगे, और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर ब्रांड्स की इंडोर्समेंट एथलीट्स के पास होती है तो वो उनको लायनाइज करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अरशद को अगर आज 2 करोड़ के इश्तिहारात मिल रहे हैं तो कल दूसरा बच्चा ये सोचेगा कि अगर मैं भी ओलंपिक में जाके अच्छा कर रहा हूं तो मुझे 5 करोड़ के इश्तिहार मिलेंगे। तो ये चीजें भी इंस्पायर करती है। तो अरशद एक गेम चेंजर ऑलरेडी बन चुके हैं पाकिस्तान की एथलेटिक्स। लेकिन फैज़ान, अरशद हमारे पास एसाम था, अकील था, फिर एकदम बिल्कुल सन्नाटा हो गया टेनिस के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरशद ने जैवलिन को मुतारिफ तो करा दिया, पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा जानने लगा है। इसी तरह और खेलों में भी जैसे शॉर्ट पुट हो गया, हैमर हो गया, क्या हम उसको याद नहीं करेंगे कि जब तक कोई एक अरशद नदीम टाइप का कोई हैमर थोड़े शॉर्ट पुट में ना आए? अनफॉर्चुनेटली ना फैज़ान, मसला ये है कि इट्स द अदर वे अराउंड इन पाकिस्तान। पहले एथलीट को अपने आप को मनवाना पड़ता है। दानिश जो अतीक की बात करते हैं, देखिए ये अरशद नदीम एक एक्सेप्शनल केस है। अरशद नदीम को हमने नहीं बनाया, हम ये क्लेम नहीं बनाना, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब नीचे भी काम होना। जैसे यासिर ने बात की कि प्रमोट नहीं किया जाता, मतलब हमें प्रमोट किया जाए, नीचे और भी हैं। तो आप अरशद नदीम, ठीक है, आपने उसको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी किया, उसके मेयार के मुताबिक किया, लेकिन नीचे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इस जैवलिन थ्रो के और बच्चों को भी यासिर समेत और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जितने ज़्यादा इंटरनेशनल इनको इवेंट मिलेंगे तो होगा ना, वरना अरशद के बाद फिर हम भूल जाएंगे। टैलेंट हर किसी में 19-20
होता है और ये जो टैलेंट जो आपको एक अच्छा परफॉर्मर बनाता है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना एक टैलेंट से एक परफॉर्मर में, वो होती है मेहनत की। और आप कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, तो हम जितना उस बच्चे को, उस ट्रेनर को, उस टैलेंट को, भाई खिलाड़ी को, लड़का तो मेहनत कर रहा है, लेकिन गुड़ ही नहीं है। बहुत अगर आपके पास गुड़ ना हो उस मेहनत से क्या करेंगे? हमारा जो हम एक हद तक मेहनत कर रहे हैं, जहां दुनिया का स्टैंडर्ड जो मीट कर रहे हैं ना, जो दुनिया में स्टैंडर्ड तरह की ट्रेनिंग हो रही है, वो हमारे जेंटलमैन मसला पता है क्या है? मसला ये है हमारे यासिर, यहाँ बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ही आज तक नहीं है एथलेटिक्स में। एब्सोल्युटली नहीं। यासिर देखिए, मसला ये है कि जो हम ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं ना, एक एथलीट को या एक प्लेयर को ब्रांड बनाना होता है। हम इंतजार करते हैं ओलंपिक्स में वो लड़का या कॉमनवेल्थ गेम्स में वो लड़का परफॉर्म करे तो हम उसको ब्रांड बनाएं। हमें ब्रांड उस बड़े इवेंट से पहले बनाना है, उस एथलीट को पॉलिश करके, जो फैजान बात कर रहे हैं, और साथ साथ उस एथलीट को मुख्तलिफ इवेंट्स में भेजकर। अच्छा, जब बात मैं कर रहा हूं ना मेहनत की, सॉरी यासिर, जब मेहनत की एक बात कर रहा हूं, सिर्फ एथलीट की मेहनत नहीं होती, उसमें एथलीट के आसपास के लोगों की स्टेक होल्डर्स, उसमें उस मुल्क की हुकूमतों की भी मेहनत होती है, उसमें उसकी मुतालिका फेडरेशन की भी मेहनत होती है, उसमें उसके आसपास जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसकी मेहनत भी होती है। सबने मिलके एक एथलीट को यहाँ पर ट्रेन करना होता है। और हमारे अब ट्रेनिंग के मेथड्स तब्दील हो चुके हैं, ट्रेनिंग के तरीकाकार तब्दील हो चुका है, तो हमें बहुत कुछ फॉलो करने की जरूरत है कि दुनिया में किस तरह हो रहा है, और उसके बाद ही हम फिर बात कर सकते हैं खिलाड़ी किस तरह बन सकते हैं। एब्सोल्युटली यासिर, ये जो एस्पेक्ट है ना कि सिर्फ बड़े इवेंट्स में हमें हमारे एथलीट्स नजर आते हैं, जो साल छोटे इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, जिसमें आपकी रैंकिंग बेहतर होती है या जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उन तमाम इवेंट्स में आप लोगों को जाकर पार्टिसिपेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। नहीं तो क्या यासिर कैसे जाएगा दानी? सबसे बड़ा सवाल तो है, सबसे पहले तो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात ये कि आपको इतने कंपटीशन मिलने चाहिए कि आप जाके परफॉर्म करो, आप दिखा सको। मैं अभी एशिया में सिल्वर हुआ, मैंने बड़ा कहा था कि मुझे कोई 3-4 कंपटीशन मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो डेफिनेटली मैं पॉइंट्स की वजह से क्वालिफाई कर सकता था ओलंपिक के लिए। लेकिन मुझे साल में सिर्फ एक कंपटीशन मिला, उसमें मैं सिल्वर हुआ एशिया में। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, और ना ही इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी प्लेयर से। तो मेन चीज यही है कि आपने नीचे से लेके जाना होता प्लेयर को। अगर कॉमनवेल्थ अच्छा जीत के, अभी ओलंपिक से पहले उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जेवलिन मिले हैं, तब हम सारे उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ओलंपिक का गोल्ड लाए या ये करे वो करे। आप पहले ये देखें कि वो कहाँ से आया, आप लोगों ने तब पहले क्या किया था उसके लिए। ऐसे सारे केसेस नहीं होते सर, ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक कहते हैं कि बहुत रेयरली ऐसे चांसेस आते हैं, ऐसे प्लेयर जो सीधा आके आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं, नहीं तो आपको बनाना पड़ता प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए फैजान और अतीक की वही वाली बात हो गई कि आप ओलंपिक गोल्ड हुआ टोक्यो में, उसकी गवर्नमेंट ने उसके लिए 4 साल में 100 करोड़ का उन्होंने बजट बताया था कि हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया उसके टोक्यो के गोल्ड पे। तो अब आप बताएं उसको बनाने में उनकी गवर्नमेंट का कितना वो काम है। तो मेन चीज होती है आप प्लेयर को नीचे से सपोर्ट करो, उसे बनाओ, फिर जाके उससे एक्सपेक्ट भी करो, उसको इनफ इतने चांसेस दो कि वो परफॉर्म करे, और डेफिनेटली फिर आप कह सकते हो कि आपने क्या किया क्या नहीं, और फिर आप एक्सपेक्ट भी करते हुए अच्छे लगते हो सारे। तो मेन चीज यही है कि नीचे से ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से आप प्लेयर को करो, थोड़ा सा फैसिलिटेट करो, उनको ये चीजें प्रोवाइड करो सारी। जैसे ये सर बात कर रहे थे, आपको पूरा एक ग्रुप होता है, ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर सिर्फ ये ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके साथ फिजियो, कोच, सारा जो एक सिस्टम होता है बाकायदा। बायोमैकेनिक्स की बात की, जेवलिन में बायोमैकेनिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम इसके बिना ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन अब आप हर कोई अरशद की एग्जांपल देता, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक कहते हैं कि भाई गॉड गिफ्टेड बंदा, इतना बड़ा खुद की मेहनत से आया इधर तक, तो हमने तो उसके लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से हम कह सकें। लेट्स होप बेहतरी आए और पाकिस्तान में भी एथलीट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। ये इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है कि एक स्कूल है, उसमें एक क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाया नहीं जाता, और टेस्ट भी नहीं होते, पूरा साल टेस्ट नहीं होते। लेकिन फिर जब बोर्ड एग्जाम्स की बारी आती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे बच्चे तो A+ लेके आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक पढ़ाई नहीं होगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, उसमें एक आध बच्चा जीनियस ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जिसने बगैर पढ़े, स्कूल में पढ़ाए हुए, खुद अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की और A+ ग्रेड हासिल कर लिया हो। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। पूरा साल पढ़ाई होने की ज़रूरत है, पूरा साल टेस्ट की ज़रूरत है, छोटे छोटे इवेंट्स में भेजे जाने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ जी ये लड़का मेडल लेके आएगा, क्योंकि इस पर हमने काम किया है। वो काम जिसकी फैजान बात कर रहे हैं, वो मेहनत जिसकी अतीक बात कर रहे हैं, वो मेहनत जिसकी मोहम्मद यासिर बात कर रहे हैं। मोहम्मद यासिर, आप इसी तरह मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको बड़े बड़े इवेंट्स में भी देखेंगे, छोटे इवेंट्स में भी देखेंगे, और आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। विल टेक अ ब्रेक किया, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, दीगर डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे।
Welcome back once again to Sports Flow Paris Olympics Special. Paris Olympics में चीन और अमरीकी एथलीट्स में मेडल्स की रस्साकशी जारी है। दोनों ने 21-21 तलाई तमगे हासिल कर लिए हैं। अमरीका मजमूई तमगों में चीन से आगे होने की बुनियाद पर पहली पोजीशन पर है। मेज़बान फ्रांस तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और बरतानवी एथलीट्स 5वें नंबर पर हैं। इस बार भी ओलंपिक्स में धड़ाधड़ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और जैसे जैसे लेवल अप होता जा रहा है, अगर ये कहा जाए कि जो गैप है पाकिस्तानी एथलीट्स में और इंटरनेशनल एथलीट्स में वो भी बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली फैज़ान, बिकॉज दुनिया भर में जो ट्रेनिंग का मयार है वो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ऐसे ऐसे ट्रेनिंग के नए तरीके आ गए हैं, अंडर वाटर ट्रेनिंग के तरीके आ गए हैं कि आप कम्पीट करने का सोचें भी तो शायद नहीं कर पाएंगे। दानिश, सबसे अहम चीज़ तो होती है पाथवे। जिस तरह कुछ देर पहले यासिर बात कर रहे थे, अरशद नदीम एक्सेप्शनल है, गॉड गिफ्टेड है, बस आ गया। हमारे पास कोई पाथवे नहीं है एथलीट को बिल्ड करने का। जब वो पाथवे आएगा तो फिर हम इनको compete कर सकते हैं। आप अमेरिकन एथलीट्स को देखें, आप कैनेडियन एथलीट्स को देखें, आप ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स को देखें, आप फ्रांस वालों को देखें, आई मीन इवन चाइना, ये 7-8 साल की उम्र से एथलीट्स को बनाना शुरू करते हैं क्योंकि उनके स्कूल्स में स्पोर्ट्स उनके निसाब का हिस्सा है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ, मैं हर प्रोग्राम में इस पे बात करता हूँ कि जब तक आप स्पोर्ट्स को स्कूल्स में निसाब का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक तरीकाकार वज़ा नहीं करेंगे कि अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके कल्चर का हिस्सा जब तक स्पोर्ट्स नहीं बनेगा, आपके रूटीन लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक आप कंपीट नहीं कर सकते दीगर लोगों को। पाथवे भी तब आएगा जब विजन होगा। यहाँ तो विजन ही नहीं है। जी बिल्कुल, जो आप सोचें तो पाथवे बनाएं। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था दानिश, आपने मेरे अल्फाज कि बनाना पड़ते हैं पाथवे। ये नहीं कि आपका बना बनाया आपको मिल गया। अरशद नदीम, अगर आपको एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिल गया तो उसी पे आप सब कुछ आपको बनाना पड़ता है। हॉकी में चाइना नहीं था, उन्होंने बनाया, उन्होंने अपना पूरा स्टैंडर्ड बनाया, फिर जाके अब देखें पाकिस्तान बाहर है और वो अंदर है। तो हमें भी जो है, अगर चलें, ठीक है हमारे पास स्पोर्ट्स का इतना बजट नहीं है या विजन नहीं है, तो मैं यही तो बार बार कहता हूं कि यार आप 30-35 खेलों को लेके मत एक साथ चलें जी। आप 6-7 आइडेंटिफाई कर लें, 5 खेलों को फाइनल कर लें जिनमें आपको उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल विजन के साथ उसके पाथवे बनाएं और उसमें टैलेंट निकालें और सिर्फ 1-2 खिलाड़ी पे नशा न करें, 10-10 बच्चे ऐसे निकालें, उनमें से यकीनी तौर पर आपको होगा। देखिए, ये अतीक की बात करें ना, ये टैलेंट आइडेंटिफाई करना, हॉटस्पॉट्स देखना बहुत जरूरी है। अब 4 साल बाद स्क्वॉश ओलंपिक्स में पहली बार आएगा। चाइना ने अभी से तैयारी शुरू कर दी और एक पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर हैं शाहिद जमान, जो यूएसए में कोचिंग करते हैं, उनको चाइना ने बुला लिया कि आके हमारे ग्रास रूट पे प्लेयर्स को तैयार करना शुरू करो। 4 साल बाद ओलंपिक्स होना है आज से चाइना ने, जबकि ये ओलंपिक्स इस साल के जारी है, बट चाइना ने वहां तैयारी शुरू कर दी। और फैजान, 4 साल बाद हमें क्या करना है? जूनियर लेवल पे जो हमें इस वक्त स्क्वॉश में टैलेंट नजर आया है, अगर हम उसी को पकड़कर डेवलप करना शुरू कर दें। इवन वॉलीबॉल, हाँ, वॉलीबॉल अभी हमने देखे एशियन वॉलीबॉल में तो गूज़बम्स आ गए मुझे, आपने वॉलीबॉल का नाम लिया। वॉलीबॉल में इंसान टैलेंट है। आई मीन वॉलीबॉल में जिस तरह अभी हमने एशियन अंडर 18 में जिस तरह खेला है, हमने एब्सोल्युटली ब्रॉन्ज मेडल लिया, पहली बार एवर हमने क्वालिफाई किया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अंडर 20 की। तो अब ये आप देखें कि अगर आज इस वॉलीबॉल और पाकिस्तान में जिस तरह पिछले 6-8-10 महीनों में वॉलीबॉल के प्लेयर से परफॉर्म किया, अब पाकिस्तान का एक वॉलीबॉल का स्टार है, मतलब दुनिया भर में लीग्स खेलता है। एमएल को पाकिस्तान में कितनी उसको सपोर्ट मिलती है, या मुराद जहां को पाकिस्तान में कितनी सपोर्ट मिलती है, ये पाकिस्तान की वॉलीबॉल के आइकन्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन्हें सपोर्ट यहां पे नहीं करते। वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें पाकिस्तान आगे कर सकता है। बेसबॉल में पाकिस्तान डायस्पोरास को लाके अच्छा कर सकता है। ये वो प्लेयर चीजें हैं, एटलीस्ट बेसबॉल में आई कैन गारंटी कि हम एशियन लेवल पे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरास जो अमेरिका में खेल रहे हैं वो बहुत जबरदस्त टैलेंट है। साथ साथ रीसेंट टाइम्स में आपकी हॉकी टीम ने भी अतीक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एटलीस्ट वो जो एक रिवायत थी ना, हर सीरीज हारने की, हर इवेंट हारने की, वो टूटी है कम से कम। कहीं ना कहीं बेहतरी जरूर नजर आई, उसको थोड़ा सा और सपोर्ट करने की, थोड़ा सा हाथ थामने की जरूरत है बस अतीक। नहीं, थोड़ा सा नहीं, हॉकी में तो बहुत बड़ा हाथ थामना पड़ेगा। कुछ तो होना चाहिए ना थी, कुछ भी नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। टैलेंट तो मैं कह रहा है हर जगह, लेकिन आपको अब हॉकी को बिल्कुल नए जदीद अंदाज में चलाना पड़ेगा। अब उस तरीके से नहीं कि कैंप लगा के छोड़ दिया। अभी नसीर मुंदा हॉकी स्टेडियम में कैंप लगा हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस कैंप प्रैक्टिस हुई जा रही है। एक प्रैक्टिस तरीके से करें, ऑल्टमैन को बुलाएं। आप क्यों ऑल्टमैन को, अगर आपने हायर किया है तो अगर कैंप लगाए तो उसकी निगरानी में कैंप लगाए ना। ये 20 दिन आप उसकी निगरानी में कैंप नहीं लगा रहे, आखिरी
15 दिन जो है उसकी निगरानी में कैंप लगाएंगे, ये फिर फोकस नहीं होता। I mean, it हमें might- ट्रेनिंग का, मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इससे आती बात कि हमें जो हमारे ट्रेनिंग का मेथड है ना, ये ग्राउंड के 40 चक्कर लगा लो वाले से निकलना होगा यार। थोड़े साइंटिफिक तरीके की ट्रेनिंग कराओ, जब देखो ग्राउंड के चक्कर लगा लो। अरे भाई ये नहीं होती ये वही training। हिसाब किताब है फैजान की, टाइमिंग पूरी कर लो, अपनी काम ना करो, मसला बस नहीं है। अब एक और कैटेगरी जिसमें मुझे एटलीस्ट बड़ी उम्मीद नजर आती है, इट माइट साउंड फनी टू अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फुटबॉल फैंस। आई थिंक पाकिस्तान में फुटबॉल को लेकर भी बड़ा टैलेंट है, अब काम नहीं होता, उसको पॉलिश नहीं किया जाता, तो हम कहीं नज़र नहीं आते हैं। बट अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल इवेंट का फाइनल 9 अगस्त को मेज़बान फ्रांस और यूरोपियन चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। कांसे के तमगे के लिए मराकश और मिस्र की टीमें आमने सामने होंगी। तो आपकी फेवरेट टीम कौन है, फ्रांस और स्पेन में से फैजान? बिकॉज स्पेन आर लुकिंग रियली गुड, यूरोपियन चैंपियन, मैंने कुछ यंग फुटबॉलर्स हैं उनके पास बहुत देखिए अंडर 23 का होता है ओलंपिक्स में, और जिस तरह आप पहले बात करते हैं, अगर हमें आज क्वालिफाई करना है कि हम जहन बनाए, तो अभी से हमें अंडर 16 के बच्चों पे काम करना शुरू करें, ताकि 2028 नहीं 2032 की फुटबॉल ओलंपिक्स को हम टारगेट करें, तो आज से फिर शायद हम आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारियां करना होगी, और ये अंडर 23 एंड आई थिंक फ्रांस विल हैव एन एडवांटेज इन फाइनल। But Spain has some really amazing youngsters. करवाहाल भी बहुत यंग है, टीनेजर हैं, निको भी अभी टीनेजर हैं। ये दोनों ही आपको यूरोपियन चैंपियनशिप में नजर आए थे और गोल स्कोर करते हुए नजर आए थे, एक राइट विंग से एक लेफ्ट विंग से, बड़ा जबरदस्त प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, एंड बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू बी इन द टीम। अतीक, देखें स्पेन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अच्छा, तो मैं क्योंकि ओलंपिक्स में फ़ुटबॉल को इतना ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर रहा, फैज़ान क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका फ़ुटबॉल का है, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो मुकाबला तो बहुत ही अच्छा है। फ्रांस स्पेन, यकीनी तौर पर फ्रांस भी एक मेज़बान होने के नाते एक अच्छी फेवरेट टीम है, और स्पेन जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है तो यकीनी तौर पर एक अपसेट हो सकता है। एक और कैटेगरी भी ऐसी है जो ओलंपिक्स की बड़ी मेन कैटेगरीज में शुमार की जाती है, वो बॉक्सिंग की कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में भी आई बिलीव पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद अनवर है। चौधरी के वक्त तक एब्सोल्युटली नहीं, और फैजान अभी भी ऐसा टैलेंट मौजूद है जो अब दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर क्लब्स के साथ और वो देखिए, अब इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है दानिश, ये जो हमारे जितने प्लेयर्स बाहर खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं। ओलंपिक्स में प्रोफेशनल बॉक्सर्स की जगह एमेचर बॉक्सर्स को कुछ बीच में कुछ चीजें जरूर तय हुई थी, बट अभी उस पे सर माय पॉइंट इज टैलेंट है, टैलेंट है, आप उसको थोड़ा सा निखारें ना, और अपने पास एमेचर लेवल पर टैलेंट को बाहर भेज दें ट्रेनिंग्स के लिए, वो ट्रेनिंग लेके आ जाएं और फिर वापस आ जाए, तो ये बड़ी बात है ना। आए थे कोच वापस आ जाए तो बात है। अच्छा, ऐसे आएंगे अब आप। क्यूबन कोच पहले आता था, पाकिस्तान के कैंप लगते थे यहाँ पर, अनवर चौधरी जब तक थे बहुत एक्टिव थे, क्यूबन कोच आते थे, मेडल्स भी आ जाते थे और बहुत अच्छे कैंप लगते थे। लेकिन अब जिस तरह जो है पाकिस्तान बॉक्सिंग की सूरत हाल है तो बहुत ज़्यादा वो है, बल्कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी ने तो बहुत बड़े सख्त एक्शन लिए हैं। ये बॉक्सिंग फेडरेशन जो है उनके भी जो है मसले मसाइल काफ़ी हद तक जो है पेचीदा हो चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भी हमारे 2 बॉक्सर चले गए थे, अभी भी 2 बॉक्सर वर्ल्ड क्वालिफायर्स में एक बॉक्सर फिर वापस आया, वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा बॉक्सर था, अनफॉर्चुनेटली। अब यहाँ पर देखें बॉक्सिंग फेडरेशन को या किसी और को क्या ब्लेम करें, वो बेचारे आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस थिंग, बट वो अपने माली हालात को की वजह से परेशान होकर सारे अवामिल है ना यार, वापस नहीं आते, कहते मैं यही अपनी कोई नौकरी कर लूं। आई मीन वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस, संभालना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारी। वही आपकी वाली बात फैजान की, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, अगर वो अपना किरदार बखूबी निभाएं तो इस किस्म के वाक़यात, अगर ज़ुहैब रशीद को यहाँ पाकिस्तान में अच्छी जिंदगी मिल रही होती, उसके घर का किचन ठीक तरीके से चल रहा होता, तो उसको क्या जरूरत होती कि वो वापस ना आता। वी विटनेस ज़ुहैब रशीद इन नेशनल गेम्स एज़ वेल, बड़ा टैलेंट है। और खेलों के खिलाड़ी भी तो जा रहे हैं, वो कौन से यहाँ पे जो है महलों के अंदर और जो उसके अंदर सोने के चमचा लेके खा रहे हैं, वो भी उससे हैं। ये देखिए हर इंसान की कोशिश होती है कि वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाए। रेफ्यूजी एथलीट सिंडी निगम्बा की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में रेफ्यूजी टीम के लिए बॉक्सिंग में पहला तमगा हासिल करने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए वहीदा अली नवाज की रिपोर्ट देखिए। रेफ्यूजी एथलीट सैंडी निगम्मा पेरिस रेफ्यूजी ओलंपिक टीम के लिए पहला कांसी का तमगा हासिल करने के लिए क्वालिफाई करने वाली एथलीट बन गई। खवातीन के 75 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट के मुकाबले में निगम्मा ने फ्रांस की डिवीना मिशेल को 5-0 से शिकस्त दी। मुकाबले के बाद इनका कहना था कि ये तमगा मेरी दुनिया है और मैं तमगा जीतने वाली पहली रेफ्यूजी एथलीट हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी अगली लड़ाई में तमगे को बदल सकती हूँ और हकीकत में मैं इसे बदल दूंगी। निगम्मा गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाने के लिए 8 अगस्त को होने वाले मैच में पनामा की
एथेना बायलन से मद्दे मुकाबिल होंगी। 25 साल निगम्मा ने ओलंपिक्स 2024 में बतौर महाजिर बॉक्सर पेरिस पहुंचने में कामयाबी हासिल की। अपने आबाई मुल्क से फरार होने के बाद 11 साल की उम्र में वो बरतानिया पहुंची। इब्तिदा में अंग्रेजी जबान न आने की वजह से इन्हें बदसलूकी और तन्हाई का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो हादसाती तौर पर बोल्टन में मौजूद बॉक्सिंग क्लब में जा पहुंची। इनकी ट्रेनिंग शुरू में लड़कों के साथ हुई, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने खातून फाइटर से मुकाबले के लिए सफर करना शुरू किया और इब्तिदाई 3 नेशनल चैंपियनशिप 2019 में अपने नाम की। राइट जी, स्पोर्ट्स फ्लोर के पेरिस ओलंपिक स्पेशल में ये थी आज की अपडेट्स। फैजान लखानी, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अतीकुर रहमान, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ मोहम्मद यासिर हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।